साथियों, अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके यहाँ से 60 से अधिक नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स में आते हैं, चाहे बाल विकास हो, चाहे आपकी हिंदी भाषा हो या इंग्लिश हो, और गणित में भी। तो ध्यान से पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, आज का टॉपिक हमारा ये है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी जिसे आप कहते हैं, के आदेश पर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एनसीएफ थी यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, उसका निर्माण किसके आदेश पर हुआ या किस मंत्रालय के आदेश पर हुआ। तो आप क्या टिक करेंगे, एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी के आदेश पर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया गया था। सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने छांट छांट के इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। तो हर एक पॉइंट ध्यान से देखते रहिएगा। अगला पॉइंट है, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो आपसे पूछा जाएगा एनसीएफ जो है, ये नहीं पूछा जाएगा कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम, जो सबसे रिसेंटली मतलब जो आया हुआ राष्ट्रीय दस्तावेज है वो कौन सा है। तो आप लगाएंगे एनसीएफ। अगला पॉइंट है, प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम करके सीखने पर बल। जैसे कि हमने आरटीई में पढ़ा था, जो कि हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा था आरटीई में कि 1993 में एक समिति आई थी, उस समिति का नाम था यशपाल समिति। तो उन्होंने क्या सिफारिश की थी, बिना भार के अधिगम, यानी कि जो बस्ते का यानी बैग जो होता है उसका जो भार होता है वो कम किया जाना चाहिए, उसके बिना अधिगम होना चाहिए। यानी कि जो 1993 में यशपाल समिति थी वो कहीं ना कहीं एनसीएफ में इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो इसका प्रमुख सूत्र है एनसीएफ का, वो बिना भार के अधिगम ही है, जो कि यशपाल समिति में 1993 में आपने देखा था आरटीई एक्ट में, जो हमारा पिछला वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी जाके देखिएगा। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एनसीएफ से कुछ ज़्यादा ही बनते हैं लेकिन आरटीई एक्ट से भी बनते हैं। तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है, अभी इसमें बचा हुआ है करके सीखने पर बल। ये तो आप सब जानते ही हैं कि करके सीखने पर बल देना है, ये भी सूत्र एनसीएफ का ही है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कैरिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के शब्द कुरकम से बना है। तो कैरिकुलम जो है वो इंग्लिश का मतलब एक शब्द है जो कि लैटिन भाषा के कुरकम से बना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो आप अंग्रेजी लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कैरिकुलम अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 के निर्माण का आधार सपनों के भारत को धरातल पर उतारना है। तो सपनों का जो भारत है उसे धरातल पर उतारना, ये इसका आधार है। तो एनसीएफ 2005 के निर्माण का आधार पूछा जाए तो क्या है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारना। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था वही पॉइंट आ गया है। एनसीएफ 2005 का आधार 1993 की यशपाल समिति है। यशपाल समिति कौन सी है, यशपाल समिति के बारे में आपको जानना है तो पिछला वीडियो देखिए जाके, जो आरटीई एक्ट वाला बना था उसमें हमने बताया था यशपाल समिति के बारे में, जो तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा पर बल देती है। तो एनसीएफ 2005 का आधार क्या है, 1993 की यशपाल समिति। यहाँ पे ये ऊपर जो पॉइंट दिया था कि निर्माण का आधार सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, और अगर पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का आधार क्या है तो 1993 की जो यशपाल जी की समिति थी, यशपाल समिति जिसे बोलते हैं वो, तो उसमें क्या बताया गया था कि तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा पर जो बल देती थी। तो यही आधार है एनसीएफ 2005 का। अगला पॉइंट है,
एनसीएफ 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से होता है। ये सभी पॉइंट्स याद करने वाले हैं, इनमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फैक्ट हैं, आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एनसीएफ 2005 जो है उसका आरंभ किससे हुआ था, तो निबंध जो था सभ्यता और प्रगति, और ये निबंध किसका था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। तो आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है सभ्यता एवं प्रगति, तो उसी से एनसीएफ 2005 का आरंभ हुआ है। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शांति के लिए होनी चाहिए। कौन कहता है, एनसीएफ 2005 आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये कहती है। साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो अपनी तरफ से लाइक भी किया करें। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए आगे काम कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना लाइक करे ही चले जाते हैं, जिससे फिर आगे काम करने का मन नहीं होता और आपके लिए चीज़ें अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें अच्छे से मेहनत से हर चीज़ ढूंढ कर कंप्लीट करके PDF बनाकर आपके सामने पेश करना होता है। तो हमारा मोटिवेशन बना रहे उसके लिए आप सब लाइक भी किया करिए और अपने 1-2 दोस्तों को शेयर भी किया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इधर उधर फैलेंगी, अपने परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो यही मेरा मोटिवेशन है। और आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी, सब कुछ आपके लिए ही है। चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। एनसीएफ 2005 बालकों में सामाजिक गुणों की वृद्धि पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 है वो क्या कहता है कि बालकों में सामाजिक गुणों की वृद्धि होनी चाहिए, सामाजिक होना चाहिए बालक। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप ही बैठा रहे, समाज में घुले मिले ना, समाज में घुलने मिलने वाला होना चाहिए और उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना सिखाता है। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि कई बार पहले आप देखते होंगे, पहले के ज़माने में लड़कियां जो होती थीं ज़्यादातर क्लास 5th 8th तक पढ़ाई जाती थी, फिर उसके आगे नहीं पढ़ाई जाती थी, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती थी। या फिर आप लोगों ने घर में बुज़ुर्गों को देखा होगा, वो कहते हैं कि इतने साल हो गए पढ़े, या फिर ये सब चीज़ें पहले हम लोग भी पढ़ते थे छोटे पे, इस टाइप की चीज़ें। तो एनसीएफ 2005 में यही बताया गया है कि विद्यालय की जो शिक्षा है उसको व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए। जैसे किसी भी परिस्थिति के कारण या किसी कारणवश किसी की पढ़ाई छूट भी जाती है, तो जब व्यावहारिक जीवन से जुड़ी रहेगी तो आगे भी वो अपने जीवन से, मतलब जो घटनाएं होती हैं उनसे ही सीख सकेगा। तो व्यावहारिक चीज़ों से जोड़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है। जब व्यावहारिक जीवन से जुड़ी रहेगी तो विद्यालय ना भी आगे कोई जा पाए या फिर किसी कारणवश विद्यालय छूट जाए तो शिक्षा कंटिन्यू होती रहे, उसकी जो एजुकेशन है वो रुक ना पाए, वो अपने व्यावहारिक जीवन से सीखता रहे। तो यही है एनसीएफ 2005 यही कहता है कि विद्यालय की शिक्षा को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं सभी। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग पर बल देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 जो है उसमें किन सूत्रों के प्रयोग पर बल दिया गया है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर। ये दो जो शिक्षण सूत्र हैं आपको याद रखने, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, इन दो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग पर बल देता है एनसीएफ 2005। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एनसीएफ 2005 सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल करने की अनुशंसा की गई है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल किए जाएं, ये भी कहा गया है। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा फार्मूला है, जिसमें प्रथम भाषा के तौर पर स्थानीय भाषा, द्वितीय भाषा के तौर पर राजकीय भाषा, तृतीय भाषा के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा को शामिल किया गया है। ये देखिए, ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि बच्चे की जो मदर टंग है वो भी मतलब इंक्लूड रहे, साथ में जो राजकीय भाषा यानी हमारी राष्ट्रीय भाषा तो कोई है ही नहीं, तो राजकीय भाषा जो हिंदी है वो भी शामिल रहे और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे इंग्लिश, तो यही है त्रिभाषा फार्मूला। तो एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा फार्मूला शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रथम भाषा जो होगी बच्चे की वो स्थानीय भाषा जो उस स्थान पे बोली जाती रहे होगी,
वो प्रथम भाषा के रूप में मानी जाएगी। और द्वितीय भाषा जो पूरे देश की भाषा है यानी राजकीय भाषा जैसे हिंदी। और तृतीय भाषा जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी, इसमें आपकी इंग्लिश आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है, तो वही तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा ये तीसरे नंबर पे रहेगी। तो यहाँ पे यही था त्रिभाषा सूत्र, आपको याद रखना है, जो कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है। त्रिभाषा फार्मूला, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज होगी वहाँ की जो उसकी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है, और दूसरी भाषा राजकीय भाषा जैसे हिंदी, और तीसरी भाषा इंग्लिश। इन तीन भाषाओं को क्रम से ही आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। पहले पे आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं ला सकते हैं, या फिर लास्ट में आप वो मातृभाषा नहीं पहुंचा सकते हैं। जो क्रम है उसी हिसाब से, पहला क्रम में पहले स्थान पे है मातृभाषा, दूसरे स्थान पे है राजकीय भाषा, तीसरे स्थान पे है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यही है त्रिभाषा फार्मूला जो एनसीएफ 2005 में बताया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। साथियों, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ पे अगला पॉइंट है साथियों, एनसीएफ 2005 बच्चों की गलतियों को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि यह गलतियाँ समाधान को पहचानने में मदद करती हैं। पहले क्या होता था, बच्चे गलतियाँ करते थे तो जो उनके जो मास्टर जी होते थे वो उनको पीट देते थे छड़ी से, या फिर क्लास से बाहर निकाल देते थे, या फिर शिकायत भी कई करी जाती थी कई बच्चों की घर पे। तो ये सब चीज़ें थी। तो एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया है कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उनको महत्वपूर्ण मानना चाहिए। जैसे कि आपने एक पुराना कोटेशन भी सुन रखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कोटेशन बहुत सालों से पुराना है, आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में या फिर देखा होगा कहीं लिखा हुआ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके स्थान पर अगर प्रैक्टिस हटा दिया जाए मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये होना चाहिए। जितनी ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं उन्हीं से सीखते हैं। तो वही आपकी अनुशंसा की गई है एनसीएफ 2005 में, कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्हीं से वो सीखते हैं। उन्हें टोकना नहीं चाहिए कि ये गलती की है, या फिर उसे सुधार भी नहीं देना चाहिए। टीचर का ये कर्तव्य होगा कि जो भी बालक कोई गलती कर रहा है तो उसे सुधारे नहीं, बल्कि उसको खुद से सीखने दें कि उसने क्या गलती की है, वो खुद से ही उससे सीखेगा। तो बच्चों की गलतियां जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानता है एनसीएफ 2005। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ये भी आपके अगला पॉइंट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक हो, मतलब इच्छा के अनुसार हो। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, शिक्षा रटंत्र प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। वही पॉइंट है ऊपर जैसे आया था, करके सीखने पर बल देता है, खुद से करके सीखें बच्चे, तो वही है। ये नहीं कि टीचर आया उसने सब कुछ बता दिया और मतलब पाठ्य पुस्तक थी उसकी मदद से सबको समझा दिया और काम करने को दे दिया, बस क्लास हो गई, ऐसा नहीं है। बच्चे स्वयं से खोज कर स्वयं से करके सीखें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। एनसीएफ 2005 यही कहता है। शिक्षा रटंत्र प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। वही चीज़ है कि बच्चा रटने पे बल ना दे। ये नहीं है कि सब कुछ रट के सुना दिया। अब जैसे कि क्लास में कुछ भी लिखाया गया है, आप सब ने देखा ही होगा, बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ा ही था, तो वो रटंत्र प्रणाली ही थी। रट कर आप कोई चीज़ सुना देते थे तो टीचर कहता था ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है। कोई भी चीज़ उसने लिखवाई, उसी वर्ड्स को आपने रट के सुना दिया। लेकिन वहीं अगर कोई अपनी तरफ से वर्ड ऐड करके बताए तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं समझा जाता था। टीचर भी डांटते थे कि जो कॉपी में लिखाया गया है वो नहीं बता पा रहे हो, अपने मन से कुछ भी कहानी बता रहे हो। तो अपने मन से जो बच्चे बताते हैं कहानी वो ही सही है, ना कि जो आपने वर्ड टू वर्ड लिखाया है वही रट के आपको सुना दे। तो रटंत्र प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, ये भी आपका एनसीएफ 2005 कहता है। अगला पॉइंट है, बालकों की क्षमता के अनुसार पाठचर्या का निर्धारण हो। अब बालकों की जो क्षमता होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास थर्ड फोर्थ का बच्चा है उसको आप पढ़ाए दे रहे हैं पूरा व्याकरण, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो बालक की जो क्षमता है, जिस स्तर का बालक है उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्षमता को ध्यान में रख के पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए या पाठचर्या का निर्धारण किया जाना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि बालकों की जैसी जो क्षमता होती है उसी हिसाब से हर चीज़ को करेंगे, उसी हिसाब से मतलब जो उनकी क्षमता है उसी हिसाब से पाठचर्या का निर्माण करेंगे, उसी हिसाब से उनको विषय वस्तु प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में हो। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 में किन विषयों को अनिवार्य रूप से मान्यता दी गई है।
तो ऑप्शन में कई विषय दिए रखे होंगे, तो जो कंप्यूटर और पर्यावरण है ये 2 विषय आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। अगला पॉइंट है शिक्षकों में बालकों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो। एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षक और बालक दोनों क्रियाशील होने चाहिए कक्षा के अंदर, तभी मतलब जो शिक्षण है वो सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर शिक्षक क्रियाशील नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फिर बालक चाहे जितना एक्टिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शिक्षक एक्टिव है, बालक सुस्त है, तब भी कोई काम नहीं होने वाला। तो इस पॉइंट का आशय यही है कि शिक्षक और बालक दोनों ही कक्षा के अंदर क्रियाशील एक्टिव होने चाहिए, तभी शिक्षण कार्य सफल हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी सुस्त है या फिर सही से ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर क्लास संपन्न रूप से नहीं चल पाएगी। अगला पॉइंट है बालकों की तार्किक और संज्ञानात्मक क्षमता की वृद्धि पर सर्वाधिक बल दिया गया। तो एनसीएफ 2005 है, उसमें क्या कहा गया है कि बालकों की तार्किक और संज्ञानात्मक क्षमता यानी बुद्धि से रिलेटेड, जहाँ पे आपका संज्ञान आ जाए वो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो बालकों की तार्किक और संज्ञानात्मक क्षमता की वृद्धि पर सर्वाधिक बल एनसीएफ 2005 में दिया गया। ये सभी पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप एक एक करके समझ के, आपको पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप जितनी बार चाहें आसानी से फ्री में पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 में सामूहिक कार्य और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को परीक्षा में सुधारों के लिए सुझाया गया है। अब जैसे पहले की जो परीक्षाएं होती थी वो सही नहीं थी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, यही 2 एग्ज़ाम ज़्यादातर होते थे। तो सत्र के बीच में जो परीक्षा ली जाती थी उसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहते थे और लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षा में सुधारों के लिए एनसीएफ 2005 ने क्या किया कि परीक्षा में सुधार करके सामूहिक कार्य को बढ़ावा दिया गया, यानी ग्रुपिंग करके पढ़ाई हो। बच्चे ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करें, एक दूसरे के शब्दों को जानें, एक दूसरे की भाषा को जानें, एक दूसरे के मनोभावों को समझें। इस तरीके से उनमें मतलब उनका संज्ञान भी बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत मतलब कंटिन्यू, हमेशा, और व्यापक सभी पक्षों का, एक ही पक्ष का नहीं ले लिया कि बालक के जैसे हम लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं वो किस तरीके के हैं, वो हम लोगों के सिर्फ लिखित एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हम लोगों का यही जांच लिया जाता है, ज्ञान को लिखित तरीके से जांच लिया जाता है, लेकिन हर एक पक्ष को ध्यान नहीं रखा जाता। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय यही है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहना चाहिए बालक का, जिससे परीक्षा का भय भी छूटे। कई बच्चे क्या होते हैं, परीक्षा से पहले बहुत डर जाते थे कि इतने दिन बाद एग्ज़ाम है, या फिर जब निरंतर होता रहेगा तो परीक्षा का भय भी छूट जाएगा। साथ में व्यापक मूल्यांकन होगा, यानी सभी पक्षों का होगा, सिर्फ लिखित का ना हो कि कॉपी पेपर दे दिया गया, उसी में जो क्वेश्चंस थे उसी को उसने लगा लिया, बस उसके आधार पर उसे नंबर दे दिए गए, पास फेल कर दिया गया, बस हो गया। तो ये नहीं है। व्यापक मूल्यांकन में क्या है, सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। वो बोलने में कैसा है, वो किसी चीज़ को समझने में कैसा है, वो कैसे किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर पा रहा है और किसी चीज़ का अर्थ कैसे ग्रहण कर पा रहा है, हर एक पक्ष का, उसके शारीरिक पक्ष का, उसके मानसिक पक्ष का, इसके साथ साथ वो किस तरीके से चीज़ें प्रदर्शित कर पा रहा है, किस चीज़ें से हर चीज़ बता पा रहा है, हर एक पक्ष का मूल्यांकन होना चाहिए। तो वही सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। यही आपका एनसीएफ 2005 कहता है। आगे देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के कुछ 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए, ठीक उसी तरह से दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। जैसे कि गणित की कक्षा में आपने देखा, उसे जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सिखा दिया। अब दैनिक जीवन से कैसे जोड़ा जाए, जैसे वो दुकान गया तो वहाँ पे उसने कितने रुपए की कौन सी चीज़ खरीदी, तो जोड़ घटाना किया, तो वो भी उसके दैनिक जीवन में काम आया ना। उसने कक्षा में सीखा था जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन जब वो दुकान पे किसी भी चीज़ को खरीद रहा है बालक, तो उस टाइम पे भी जोड़ घटाना गुणा भाग यूज़ कर रहा है, तो दैनिक जीवन में यूज़ हुआ। इसी तरीके से हर एक विषय को दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाए। अगला पॉइंट है बालक के चहुमुखी विकास के लिए रटने की प्रणाली को खत्म कर दिया जाए। चहुमुखी मतलब संपूर्ण विकास के लिए, बालक का अच्छे से सभी पक्षों का विकास हो, इसके लिए रटने की जो प्रणाली है, रटंत प्रणाली, उसे खत्म कर दिया जाए। यानी कि बचपन से ही बालक को रटना सिखा दिया जाता था, वो ना हो, हर चीज़ को समझकर अच्छे से वो कर पाए। अगला पॉइंट है शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। शिक्षा आजकल आप जानते ही हैं बाल केंद्रित है, यानी बालकों पर केंद्रित है, और टीचर जो होता है वो सुगम करता है, यानी फैसिलिटेटर के रूप में रहता है, वो फैसिलिटी देता है बच्चों को, ना कि
पुराने ज़माने में क्या होता था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हीं के वही एक ज़रिया ना हो पढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक रख ली गई खोल के, उसी से लाइन एक एक देख कर पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, ये एक तरीके की पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही है। तो शिक्षा जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, व्यावहारिक जीवन से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन किया जाए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। साथियों, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे ये परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो सके और हम लोग काफ़ी बड़ी फैमिली बन सके। चौथा पॉइंट है, चौथा सिद्धांत है, ये जो हम लोग 5 सिद्धांत देख रहे थे एनसीएफ 2005 के, उसमें पहले हम 3 देख चुके हैं। ये चौथा सिद्धांत है, कक्षा की गतिविधियों को जोड़ते हुए लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष होता है उसे गतिविधियों से जोड़ा जाए। जैसे गतिविधि कैसे करा सकते हैं, खेल के माध्यम से, या फिर किसी भी कोई क्विज करा ली, या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वही गतिविधि हैं। तो कक्षा कक्ष को मतलब जो क्लास है वो बोरिंग ना हो, इसलिए क्या करें, गतिविधियों से जोड़ दें। जैसे कोई गतिविधि करा ली, बालकों को खेल के माध्यम से समझाया गया, या फिर क्लास में बैठ के कोई क्विज करा दी, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हुआ और गतिविधि भी हो गई। इसके साथ ही साथ जैसे आप लोगों ने अगर डीएलएड किया है तो इंटर्नशिप की होगी, तो वहाँ पे गतिविधि कराई जाती थी, बालकों को लेकर पेड़ पौधे लगाए जाते थे, पर्यावरण का महत्व समझाया जाता था। इसके साथ ही साथ खेल प्रतियोगिता आयोजन कराई जाती थी। इसके साथ ही साथ क्विज कराई जाती थी, पहेलियाँ, अंताक्षरी, ये सब चीज़ें कराई जाती थी। ये सब आपने किया होगा अगर डीएलएड किया है। उसमें 1 महीने की जो इंटर्नशिप होती है उसमें ये सब कराया जाता है, गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना है, ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। और इसके साथ ही साथ लचीला बनाया जाए, यानी कि कठोर रवैया ना अपनाया जाए। आप सब जानते ही हैं, मैंने आरटीई एक्ट में बताया था आपको पिछली क्लास में, जो आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी जाकर ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बताया था कि दंड तो अब देना ही नहीं है, बालकों को लचीला बनाया जाए, यानी कि कक्षा में कठोर रवैया ना अपनाया जाए कि बालक डरे, ऐसा ना हो, डर के मारे वो प्रश्न ही ना पूछ पाए आपसे। तो लचीला रहेगा, यानी कि कठोर नहीं रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, एक तरीके से बोल सकते हैं उसी को लचीला। तो जब इस तरीके का रहेगा तो बालक निसंदेह आपसे प्रश्न भी पूछेगा और अपने आप को खुला खुला सा महसूस करेगा, तो चीज़ें जल्दी से सीख पाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट सिद्धांत है, पाठ्यक्रम में राष्ट्र प्रेम, सद्भाव, समर्पण, नैतिक विकास आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब अपने भारत देश के लिए जो भी प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, सद्भाव है, और अपने देश के लिए जो समर्पण की भावना है, इन सबको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बालक में छोटे पर से ही, बचपन से ही राष्ट्र प्रेम विकसित हो सके, अपने देश के लिए समर्पण की भावना विकसित हो सके। वक्त आने पर वो अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने देश के लिए कुछ मतलब अगर उसे सेना में भी जाना पड़े या फिर किसी भी देश की उसको किसी भी तरीके से ज़रूरत है, तो वो अपना पूरी तरीके से देश के लिए सब कुछ समर्पित कर सके। तो ये सब चीज़ें भी पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, जिससे बालक का राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़े। तो ये 5 सिद्धांत थे जो आपने देखे। अब ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज अ टीचर होंगे तो आपसे जो क्वेश्चन होंगे तो आप अपने आप को शिक्षक ही मान के आंसर कर रहे होंगे। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो एनसीएफ 2005 के जो भी आपने ऊपर के पॉइंट्स देखे वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें आपको बताना है शिक्षक की क्या भूमिका है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, इसी में पूरा निष्कर्ष छिपा हुआ है। तो शिक्षक जो है वो केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, यानी ये पहली जो लाइन है, शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल लगा हुआ है, यानी जो शिक्षक है सिर्फ वही ज्ञान का स्रोत नहीं है, बालक अपने आप ज्ञान का निर्माण करेगा, करके सीखेगा, खोज कर सीखेगा। तो शिक्षक ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने की तरह शिक्षक ही सिर्फ ज्ञान का स्रोत है, वही जो लेक्चर देगा और वही बालक ग्रहण कर लेंगे, उन्हीं को बालक रट लेंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, वह विषय वस्तु को आसान करके बालकों को बताए, यानी कि जो भी विषय वस्तु बताई जा रही है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, तो उसका क्या काम है, एक सुगमकर्ता के रूप में क्लास में जाएगा, एक फैसिलिटेटर की तरह क्लास में जाएगा, तो बालकों को चीज़ें आसान करके बताए। छोटे बालक होते हैं वो इतनी आसानी से हर चीज़ समझ नहीं सकते, तो जो कठिन चीज़ें हैं या जैसी भी चीज़ें हैं उनको
आसान करके उनके व्यावहारिक जीवन से जोड़ के उनको समझाएं, जो चीज़ें उन्होंने देख रखी हों। अब किताबी भाषा तो उनको समझ में आएगी नहीं, तो आप आसान करके कैसे समझा सकते हैं? उनके दैनिक जीवन से जोड़ के, सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं, जो भी चीज़ें आसपास देखते हैं, उनके घर में जो चीज़ें हैं या फिर रास्ते में आते हुए जो चीज़ें देखते हैं, तो उनके हिसाब से पर्यावरण में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, तो जिस भी पेड़ पौधे के बारे में चित्र दिया है, तो आप बता सकते हैं कि आपके आसपास ऐसा पेड़ कहाँ पे है, इस तरीके का पेड़ आपने कहाँ पे देखा था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए आसान करके चीज़ों को बताएं, यही सिर्फ शिक्षक का काम है। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एनसीएफ 2005 यहीं तक था। इतने पॉइंट्स थे जो कि आपने शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा। धन्यवाद उसके लिए। साथियों, जो आपने ऊपर पॉइंट्स देखे, उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली ब्लैंक की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे पाठ्यचर्या का आपसे अर्थ पूछा गया है एक तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो दूसरा वाला हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो पाठचर्या का मतलब यही होता है, जो आपका इंग्लिश में कैरिकुलम वर्ड है उसी का हिंदी रूपांतरण है पाठचर्या। और इसका पाठचर्या ही नहीं, इसका मतलब हिंदी में दूसरा भी एक ट्रांसलेशन होता है, वो है पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु भी आप बोल सकते हैं, तो वो भी होता है। लेकिन पाठचर्या यहाँ पे इसलिए यूज करेंगे क्योंकि पाठचर्या और पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री दोनों अलग अलग हैं। पाठ्य सामग्री जो कक्षा में प्रयोग की जाती है वो अलग है, लेकिन इंग्लिश दोनों की एक ही है। कैरिकुलम मीन्स पाठ्य सामग्री भी होता है और कैरिकुलम मीन्स पाठ्यचर्या भी होता है। तो पाठ्यचर्या जो होती है विद्यार्थी की पूरे दिन की जो मतलब आप कह सकते हैं जो भी कार्यक्रम होता है पूरे दिन का, उसी को। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या जो है उसका मतलब होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे। ए ऑप्शन है, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। दूसरा ऑप्शन है, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। चौथा ऑप्शन है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। आपने देखा ही था कि एनसीएफ में सामाजिक कौशल सिखाने की बात की गई थी, सामाजिक जीवन से जोड़ने की भी बात की गई थी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशलों को सीख सकें। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। ये आपके जनवरी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बच्चे की गलतियां जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उनको कभी भी सुधारना नहीं चाहिए, वो खुद से ही सुधारेंगे। तो क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। चौथा ऑप्शन है, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, या बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में मदद करती हैं। वे खुद से ही समाधान को पहचानते हैं, इसलिए गलतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 से। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर कर ले जाएंगे और उसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यह आपके सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका है ये आपको बताना है नीचे जाके कमेंट में। पहला है ऑप्शन अधिनायकीन, दूसरा है अनुमतिपरक, तीसरा है सुविधादाता,
चौथा है सत्तावादी। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप झट से दे देंगे, तो नीचे जाके ज़रूर आंसर कीजिएगा। अगर पूरी क्लास में कुछ भी पसंद आया हो, आपको काम की लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हालांकि यहाँ से आपके सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो को अगर आगे आपको दोबारा से देखना हो तो देख सकते हैं, ऑफलाइन पड़ी रहेगी, आराम से आप जब चाहें तब देख लें। और इस क्लास को लाइक करके ही जाइएगा। पूरा अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बन जाइए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास को एक दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बस सब कुछ आपके लिए फ्री है, बस इतना कर दिया करिए, क्लास को लाइक कर दिया करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में देंगे और सही देंगे। चलता हूँ, मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।